गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक एंड टॉपिक इज हाइड्रोसिफेलस। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, आपको कोई भी चीज़ मेमोराइज नहीं करनी है, हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है ताकि एक बेटर लर्निंग हो पाए और माइंड थोड़ा क्रिएटिव बन पाए। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट के अंदर आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की कि एक्चुअली में हाइड्रोसिफेलस बोलते किसको हैं, कि एक्चुअली में हाइड्रोसिफेलस का मीनिंग क्या होता है। एंड अब आपके सामने पेश है डेफिनेशन। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन ब्रेन। जो ब्रेन वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें किसी भी कंडीशन की वजह से एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो चुका है किसका, CSF का, या तो ब्लॉकेज हो चुका है या फिर एक्सेसिव CSF का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं जो ब्रेन्स के वेंट्रिकल होते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल एंड 3rd एंड 4th वेंट्रिकल, जिनके अंदर CSF का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर सीधी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अब ब्रेन अपना भोजन जो खाना है वो कैसे एक्वायर करता है, वो ब्लड से CSF एक फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है जिसे CSF बोलते हैं। और उसका फॉर्मेशन कौन करता है, कोरोइड प्लेक्सस के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की एपेंडाइमल सेल पाई जाती है जो ब्लड से CSF का प्रोडक्शन करती है और कंप्लीट जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। अगर आप CSF के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हम पहले ही CSF के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं एंड टॉपिक है लंबार पंक्चर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप कंप्लीट CSF के बारे में देख सकते हैं कि किस टाइप से बनता है, किस टाइप से इसका सर्कुलेशन होता है एंड कितनी अमाउंट होती है, क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब आप वहाँ लंबार पंक्चर के अंदर जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ओके, एंड नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। किसी भी वजह से अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है CSF का और वो वेंट्रिकल्स में ही एक्यूमुलेट हो रहा है, ड्रेन नहीं हो पा रहा है सब आर्किनोइड स्पेस में, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं टाइप्स की, कौन कौन से टाइप के हाइड्रोसिफेलस होते हैं। मेनली रूप से 2 टाइप्स होते हैं हाइड्रोसिफेलस के। एंड फर्स्ट वन बात कर लेते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस एंड सेकंड वन बात कर लेते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग यानी कि सब कुछ जो पाथवे वगैरह है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे, CSF के प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि सब चीज़ एक सही वे के अंदर जुड़ी हुई है, कम्युनिकेट कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पाथवे के अंदर। और नॉन कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो चुका है, जो फॉर्मेशन से जो रिलीजिंग तक का होता है, जैसे कि फॉर्मेशन होगा वेंट्रिकल में और सब आर्किनोइड में रिलीज हो जाता है वो CSF। उस प्रोसेस के अंदर अगर अल्ट्रेशन आ रहा है यानी कि फ्लो के अंदर अल्ट्रेशन आ रहा है तो वो कौन सा टाइप कहलाएगा, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं उसे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वन की कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। नाम से पता चल रहा है कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे, इम्बैलेंस हो रहा है प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन। या तो बहुत ज़्यादा CSF का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर प्रोडक्शन तो नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है बट जो इतना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था सब आर्किनोइड स्पेस के अंदर वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, वहाँ पे CSF कलेक्ट होने लग जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। ओके, और हेड का एनलार्जमेंट हो जाएगा, उसे बोलते हैं क्या, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। क्लियर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन दिस नोट प्रेजेंट एनी ब्लॉकेज इन CSF फ्लो। नाम से पता चल रहा है कोई फ्लो के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज नहीं है, कम्युनिकेटिंग है, यानी कि सब पाथवे नॉर्मल कंडीशन में है। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की एंड सेकंड टाइप इज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। कम्युनिकेशन यानी कि फ्लो के अंदर अल्ट्रेशन आ चुका है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ CSF फ्लो के अंदर ब्लॉकेज आ चुका है, जैसे वेंट्रिकल्स के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है और सब आर्किनोइड स्पेस के अंदर रिलीज नहीं हो पा रहा है, वो वहीं पे कलेक्ट होता जा रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है वेंट्रिकल्स का जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे। या तो फोरामेन, जो फोरामेन पाए जाते हैं 4th वेंट्रिकल्स में, 3rd फोरामेन ऑफ लस्का एंड फोरामेन ऑफ मैगेंडाई, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है तो वो रिलीज नहीं होगा सब आर्किनोइड स्पेस में एंड वहीं पे कलेक्ट होता रहेगा, बनता रहेगा, वहीं पे कलेक्ट होता रहेगा और क्या हो जाएगा, एक्सेसिव रिटेंशन हो जाएगा या एक्यूमुलेशन हो जाता है CSF का, कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की एंड मेनली अकर्स ड्यू टू ब्लॉकेज इन सेरेब्रल एक्वेडक्ट। जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट में ब्लॉकेज की वजह से मेनली रूप से क्या होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। यानी कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट का मीनिंग क्या होगा, जो 3rd और 4th वेंट्रिकल को जोड़ने वाला रास्ता होता है, जहाँ से 3rd वेंट्रिकल से 4th वेंट्रिकल में CSF जाता है, उस रास्ते के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है तो वहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल और 3rd वेंट्रिकल के अंदर CSF का एक्यूमुलेशन बढ़ता चला जाता है एंड हाइड्रोसिफेलस कोज हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं आपको। अब बात कर लेते हैं इटियोलॉजी की, कि मेनली रूप से कौन से कोजेज है जिनकी वजह से हाइड्रोसिफेलस हो रहा है।
क्योंकि अगर अपने को कोज ही नहीं पता होगा तो हम ट्रीट कैसे कर पाएंगे। कोज पता होना चाहिए एंड उसके बाद हम ट्रीट कर सकते हैं। कम्प्लीटली रूप से क्योरेबल डिजीज़ है हाइड्रोसिफिलस। ओके, अब फर्स्ट वन बात कर लेते हैं। हाइड्रोसिफिलस मेनली रूप से कब होता है, जब क्योंकि अगर प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन में इम्बैलेंस आ चुका है तो ज़्यादातर कंडीशन में हाइड्रोसिफिलस होने के चांसेस होते हैं। ब्लॉकेज कोई माइनर कंडीशन केसेस होते हैं जहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से हाइड्रोसिफिलस हो रहा है। मेनली रूप से तो प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन में इम्बैलेंस हो जाता है तो हाइड्रोसिफिलस कोज होते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक एक कोज की कि कौन कौन से कोजेज एक्चुअली में लीड करते हैं हाइड्रोसिफिलिस को। फर्स्ट वन है कंजेनाइटल ब्रेन मालफॉर्मेशन, यानी कि जो जन्म के टाइम पे बेबी के कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, जन्मजात कोई ब्रेन के अंदर मालफॉर्मेशन हो चुका है तो वो भी हाइड्रोसिफिलिस कोज कर सकता है। एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। फर्स्ट वन एर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम। अब एर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं। इन दिस द ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम हर्निएटेड इन द स्पाइनल कोड थ्रू द फोरामेन मैग्नम। जो फोरामेन मैग्नम जहाँ से स्पाइनल कोड ब्रेन से अटैच होती है, जिस वे से स्पाइनल कोड ब्रेन के अंदर एंटर करती है उस रास्ते को फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। उसके अंदर अगर ब्रेन डिसलोकेट हो जाता है, हर्निएशन का मतलब होता है किसी ओपनिंग के द्वारा कोई ऑर्गन अपनी परफेक्ट पोजीशन से दूसरी जगह पे डिसलोकेट हो चुका है। अब जो से ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम होते हैं वो मेनली रूप से इस फोरामेन ऑफ मैग्नम के अपर साइड में सिचुएटेड होते हैं। अब वो किसी भी वजह से उस फोरामेन मैग्नम यानी कि उस रास्ते से ओपनिंग से नीचे की ओर डिसलोकेट हो चुके हैं, हर्निएटेड हो चुके हैं, तो क्या होगा, उनमें नैरोइंग हो जाएगी और वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट होगा और क्या होगा, सीएसएफ का एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है एंड हाइड्रोसिफिलस कोज करते हैं। कौन, एर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम। ओके, इट कोज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस। ये नॉन कम्युनिकेटिंग करता है क्योंकि जैसे ही वो हर्निएटेड होते हैं नैरोइंग हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो ब्लॉकेज होने की वजह से फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से कौन सा हाइड्रोसिफिलस होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट वन कोज की बात कर लेते हैं, डेंडी वोकर सिंड्रोम। अब डेंडी वोकर सिंड्रोम क्या होता है, cyst formation in fourth ventricle that lead narrowing of foramen magendai and lusca and lead non communicating hydrocele। यानी कि किसी भी वजह से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर नैरोइंग हो जाती है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ पे गांठ सी सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है। ओके, जो फोरामेन मैगेंडाई और लस्का जो ड्रेनेज गेट पाए जाते हैं फोर्थ वेंट्रिकल में, जिनके द्वारा फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ ड्रेन होता है सब आर्किनोइड स्पेस में, वो क्या हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे और वहाँ पे सीएसएफ का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। और ये क्या होगा, क्योंकि ब्लॉकेज फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो कौन सा हाइड्रोसिफिलिस को लीड करता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस को लीड करेगा डेंडी वोकर सिंड्रोम। क्लियर। थर्ड वन बात कर लेते हैं, स्टेनोसिस ऑफ सेरेब्रल एक्वेडक्ट, यानी कि जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है जो पाथवे है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ता है, उसके अंदर स्टेनोसिस हो चुका है, यानी कि नैरोइंग हो चुकी है। स्टेनोसिस का मतलब है नैरोइंग होना। अब नैरोइंग होगा तो सीएसएफ ड्रेन नहीं हो पाएगा, आगे की ओर फ्लो नहीं कर पाएगा, और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस को लीड करता है स्टेनोसिस ऑफ सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ओके, अब आपको नेक्स्ट कोज के ऊपर ले जाते हैं, मैटरनल इन्फेक्शन। कुछ मैटरनल इन्फेक्शन होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होते हैं वो भी हाइड्रोसिफिलिस क्रिएट कर सकते हैं, और वो किस तरीके से करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। मैटरनल इन्फेक्शन फीटस सीएनएस के अंदर स्प्रेड हो सकते हैं एंड उसके बाद हाइड्रोसिफिलिस कोज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही स्प्रेड होगा सीएनएस के अंदर वहाँ पे क्या होगा, जैसे इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है वो होगी, और इन्फ्लामेशन होगा तो सब आर्किनोइड स्पेस के अंदर जो विलाई होती है वो डैमेज होने लगती है। एंड जो मेन काम एब्जॉर्प्शन का किसका है, सीएनएस जो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन का, सब आर्किनोइड विलाई का, अब वही डैमेज हो चुकी है तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन तो नॉर्मल हो रहा है बट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो वहाँ पे कलेक्ट होने लग जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर और हाइड्रोसिफिलिस कोज कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट कोज की बात कर लेते हैं, कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर। कुछ जन्मजात ब्रेन ट्यूमर, जन्म से ही किसी के ब्रेन के अंदर ट्यूमर है तो वो भी क्या, फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन करके नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब फोर्थ वन बात कर लेते हैं, कुछ एक्वायर्ड को जो आफ्टर बर्थ के बाद हाइड्रोसिफिलिस कोज करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। मेनिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियल लेयर, जो स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर मेनिंजेस, उसका इन्फ्लामेशन हो चुका है तो वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होकर सब आर्किनोइड स्पेस में जा सकता है, सब आर्किनोइड विलाई को डैमेज कर सकता है और एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर सकता है और वहाँ पे सीएसएफ का एक्युमुलेशन को लीड करता है। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस क्या हो जाएगा, डैमेज कर देगा सब आर्किनोइड जो विलाई होती हैं और एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं एनसेफेलाइटिस, यानी कि ब्रेन की जो इन्फ्लामेशन हो चुकी है उसको बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। ये इसी तरीके से सब आर्किनोइड विलाई को डैमेज कर देता है और
CSF के एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर देता है एंड एक्यूमुलेशन करवाता है CSF का वेंट्रिकल्स के अंदर और हाइड्रोसिफिलस को कोज कर देता है। ओके, तो ये तो हो गई कोज। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं साइन सिम्टम की, कि अब साइन सिम्टम कौन से साइन सिम्टम एक्चुअली हाइड्रोसिफिलस के अंदर देखने को मिलते हैं। अब एक भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं, ना रटने की ज़रूरत है, ना मेमोराइज करने की ज़रूरत है। हमने समझ लिया है कि किसी भी रीजन से हाइड्रोसिफिलस क्यों हो रहा है, क्योंकि CSF का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो चुका है। कहाँ पे? वेंट्रिकल्स के अंदर, जो ब्रेन वेंट्रिकल्स हैं। अब जहाँ पे भी किसी भी चीज़ का एक्यूमुलेशन होता है, मान लो किसी चीज़ के अंदर फ्लूइड कम है, उसके अंदर और ज़्यादा फ्लूइड डालते जाएंगे तो उसका साइज़ बढ़ेगा या घटेगा? तो साइज़ क्या होगा? बढ़ेगा। तो हेड एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। फर्स्ट साइन हो गया, इन्फेंट की बात कर रहे हैं सबसे पहले, एंड फर्स्ट साइन देखने को मिलेगा हेड एनलार्जमेंट, यानी कि 35 सेंटीमीटर से अबव हो रहा है किसी बेबी का हेड, तो वो किसको इंडिकेट करता है? हाइड्रोसिफेलस हो चुका है इन्फेंट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा फ्लूइड हो चुका है। फ्लूइड ज़्यादा होगा तो क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा, तो हेड एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट साइन सिम्टम यहाँ से निकल के आता है। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब दिखाते हैं आपको कि एक्चुअली में किस टाइप से हेड एनलार्जमेंट होता है। नॉर्मल कंडीशन, फर्स्ट डायग्राम में नॉर्मल कंडीशन में। अब एबनॉर्मल कंडीशन हाइड्रोसिफिलस में क्या होता है? एक्सेसिव कलेक्शन हो चुका है तो प्रेशर क्रिएट करेगा स्कल बोन के ऊपर एंड हेड का एनलार्जमेंट क्रिएट इस टाइप से करवा देता है। अब नेक्स्ट सिम्टम किस तरह कौन सा देखने को मिलेगा? थिन वाइड सेपरेटेड स्कल बोन। अब ये थिन वाइड सेपरेटेड स्कल बोन क्यों देखने को मिलता है? तो क्या होगा, जैसे ही जो इन्फेंट होता है उसके फ्यूचर का फॉर्मेशन होता है, जो स्कल बोन आपस में जॉइंट होती है, जो जॉइंट का फॉर्मेशन करती है उस जॉइंट को फ्यूचर बोलते हैं। अब वो अभी इन्फेंट, अभी बेबी का जन्म हुआ है, जो जॉइंट है अगर हिंदी में बात करूँ तो थोड़े अभी लूज हैं। अब जैसे ही वहाँ पे अंदर से प्रेशर क्रिएट होगा तो वो जॉइंट क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, बोन आपस में जुड़ी हुई डिसलोकेट हो जाती हैं और थिन वाइड सेपरेशन वहाँ पे ऐसा लगेगा। CT स्कैन या फिर अपन MRI में देखेंगे तो स्पेस देखने को मिलता है, जितने भी जॉइंट हैं वो एक दूसरे से हटे हुए देखने को मिलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? थिन वाइड सेपरेटेड स्कल बोन। स्कल बोन एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, जॉइंट क्या हो चुका है? फ्यूचर क्या हो चुका है? रिमूव हो चुके हैं। ओके, फ्यूचर किसे बोलते हैं वो मैं वापस से बता रहा हूँ। जब स्कल बोन एक दूसरे से जॉइंट होती है और जिस जॉइंट का फॉर्मेशन करती है उसे फ्यूचर बोलते हैं। ओके, अब वहाँ पे जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा? जॉइंट सेपरेट होने लगते हैं प्रेशर की वजह से, वहाँ पे जॉइंट क्या हो जाएंगे? टूटने लगेंगे। तो थिन वाइड सेपरेशन देखने को मिलेगा स्कल बोन के अंदर। सेकंड साइन सिम्टम क्लियर है। थर्ड साइन सिम्टम की बात कर लेते हैं। इन्फेंट में फ्रंटल बूजिंग देखने को मिलती है। अब जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वो फ्रंटल साइड में होते हैं, फ्रंटल बोन की तरफ होते हैं उनका, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब जैसे इनके अंदर एक्यूमुलेशन होगा तो सामने की ओर फ्रंटल बोन पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, तो फ्रंटल जो बोन है वो सामने की ओर क्या हो जाएगा? ब्यूजिंग हो जाती है, यानी कि सामने की ओर निकलने लग जाती है। जैसे कि अपन एक बैलून फुला देते हैं ना, उस तरीके से फ्रंटल बूजिंग हो जाएगा। फ्रंटल जो एरिया होता है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा इस टाइप से, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो रहा है। डेफिनेशन से सारे साइन सिम्टम निकाल लें, कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है। एक बार डेफिनेशन समझ में आ गई कि डिजीज़ एक्चुअली में क्या है और किस टाइप से हो रही है, तो हम साइन सिम्टम ट्रीटमेंट सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। ओके, एंड अब नेक्स्ट वन साइन सिम्टम की बात कर लेते हैं। इन्फेंट के अंदर और क्या देखने को मिल सकता है? फोर्थ वन देख लेगा, ब्लेजिंग फोंटानेल। अब जो इन्फेंट होता है, न्यू बोर्न बेबी होता है, उसके अंदर फोंटानेल प्रेजेंट होते हैं। फोंटानेल मतलब जो फ्यूचर बनते हैं, यानी कि जो स्कल बोन जुड़ती हैं, तो दो जगह से स्कल बोन आपस में फ्यूज नहीं होती है, वहाँ पे ओपनिंग पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? फोंटानेल बोलते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर फोंटानेल, ब्रेगमा एंड लैम्डा। ठीक है, अब वहाँ पे अगर ओपनिंग प्रेजेंट है, आपस में बोन जुड़ी हुई नहीं है, अब अंदर से जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है CSF की वजह से, ज़्यादा CSF एक्यूमुलेशन की वजह से, तो जो ओपनिंग की, जहाँ से ओपनिंग है, जहाँ पे फोंटानेल प्रेजेंट है, वहाँ से क्या होगा? ऊपर की ओर मसल्स वगैरह ब्लज होने लग जाती है, ऊपर की ओर उभरने लग जाती है, तो ब्लेजिंग फोंटानेल देखने को मिलता है। क्लियर है? अब आपको डायग्राम दिखा देते हैं इस टाइप से, जैसे कि एंटीरियर फोंटानेल ऊपर की ओर निकला है क्योंकि अंदर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है, फ्यूचर बोन जो स्कल बोन के बीच में फ्यूचर जॉइंट बना नहीं है, वहाँ से ओपनिंग की जगह से क्या होगा? ऊपर की ओर ब्लज हो जाता है, अंदर का जो मास मटेरियल होता है वो। ओके, एंड अब फिफ्थ वन साइन सिम्टम की बात कर लेते हैं। इन्फेंट के अंदर और क्या देखने को मिल सकता है? सन सेटिंग आई देखने को मिल सकती है। अब सन सेटिंग आई क्या होता है वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? जो लोअर प्यूपल होता है कवर्ड बाई लोअर आई लीड्स के द्वारा, क्योंकि CSF अंदर से प्रेशर क्रिएट करता है, ऑर्बिटल रूफ प्लेट होती है वहाँ पे, एंड आई बॉल को क्या कर देता है? डिसलोकेट कर देता है। अंदर से प्रेशर क्रिएट होगा ऑर्बिटल कैविटी के अंदर, और ऑर्बिटल कैविटी में अपनी आई बॉल सिचुएटेड होती हैं। जैसे प्रेशर क्रिएट होता है तो आई बॉल क्या होते हैं? नीचे की ओर डाउन हो जाती हैं। सन सेटिंग आई देखने को मिलता है। आपको डायग्राम दिखा देते हैं इस टाइप से।
जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, सन सेटिंग यानी कि सूर्यास्त हो चुका है, इसकी आँखों डाउन हो चुकी हैं, इसकी जो आई बॉल्स हैं वो डाउन हो चुकी है प्रेशर की वजह से। क्लियर? तो कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है, समझना है। प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्योंकि CSF बढ़ चुका है। अब प्रेशर क्रिएट होने से स्कल के अंदर क्या क्या चेंजेस होने को मिलेगा? एनलार्जमेंट हो जाएगा, फोंटानेल ब्लज हो जाएंगे ऊपर की ओर, क्योंकि वहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है। फ्रंटल बोन की तरफ लेटरल वेंट्रिकल सिचुएटेड होती है, इसलिए सामने की ओर फ्रंटल बोन क्या होगा? बूजिंग हो जाता है एंड सन सेटिंग आइज देखने को मिलती हैं। ओके, तो इस टाइप से साइन सिम्टम निकल जाते हैं। क्लियर? और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो फ्यूचर है या जो जॉइंट बने स्कल बोन के अंदर वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि सेपरेशन देखने को मिलता है फ्यूचर जो या स्कल बोन है उनके अंदर। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से साइन सिम्टम निकल के आ रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं चाइल्ड के अंदर कौन से सिम्टम देखने को, एंड सिक्स वन सिम्टम, एक और सिम्टम देखने को मिल सकता है बेबी के अंदर, मैक्वेन साइन। मैक्वेन साइन का मतलब क्या होता है उसकी बात करते हैं। स्कल बोन प्रोड्यूस ए क्रैक बोट साउंड ऑन परक्यूशन, यानी कि जैसे ही हम बेबी के जिसके हाइड्रोसिफिलस हो चुका है उसकी सर के ऊपर या फिर स्कल बोन के ऊपर टैपिंग करते हैं, परक्यूशन करते हैं, या तो पाम ऑफ हैंड से या फिर अन्य किसी ऑब्जेक्ट से, तो क्रैक बोट यानी फूटे हुए मटके की तरह एक साउंड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वहाँ पे अंदर CSF एक्यूमुलेट हो चुका है। इस वजह से क्रैक बोट साउंड देखने को मिलती है और इसी को क्या बोलते हैं? मैक्वेन साइन बोलते हैं। क्लियर? तो इन्फेंट के सिम्टम्स क्लियर हो चुके हैं। अब चाइल्ड के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। एंड चाइल्ड में कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं? ये साउंड जो नॉर्मली इन्फेंट के अंदर होते हैं ये तो देखने को मिल ही सकते हैं, बट चाइल्ड में जो ब्लेजिंग फोंटानेल वो नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड के अंदर फोंटानेल क्या होते हैं? कवर हो जाते हैं, टाइम के साथ साथ क्लोज हो जाते हैं, जॉइंट बन जाते हैं, तो वो देखने को नहीं मिलता है। बट सन सेटिंग आइज वगैरह देखने को मिल सकती है। बट और कौन कौन से साइन है जो चाइल्ड के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं स्पेसिफिकली? अर्ली साइन की बात कर लेते हैं। अवेकनिंग ड्यू टू हेडेक और पेन, यानी कि वो जैसे सोता सोता अचानक से उठ जाएगा, मतलब कि लॉस ऑफ स्लीपिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रेशर क्रिएट होता है, हेडेक और पेन क्रिएट होता है स्कल के अंदर, तो वो सो नहीं पाएगा बच्चा। ओके, एंड नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं। इरिटेबिलिटी होती है, जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा तो पेशेंट को क्या होगी? इरिटेबिलिटी होगी। ब्रेन पे प्रेशर क्रिएट होता है तो इरिटेशन होगा। ओके, नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग। अब नोजिया वोमिटिंग क्यों होगी? क्योंकि स्कल के अंदर जैसे प्रेशर क्रिएट होता है तो जो अपनी नर्व्स वगैरह है वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, तो इसलिए नोजिया वोमिटिंग क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जो क्रेनियल नर्व होती है, जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, वहाँ पे भी प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जो मेडुला ओब्लोंगेटा है वहाँ पे भी प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इस वजह से वोमिटिंग एंड नोजिया देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं अटेक्सिया ड्यू टू प्रेशर क्रिएशन ऑन सेरिबेलम। सेरिबेलम पे प्रेशर क्रिएट होने की वजह से अटेक्सिया देखने को मिल सकता है। अटेक्सिया का मतलब होता है कि मूवमेंट क्या हो जाएंगे, अच्छी तरीके से बेबी मूवमेंट नहीं कर पाएगा उसके अंदर। जैसे ही वो चलने लगता है तो जैसे एक कोई बंदा शराब पिलाता है तब उसकी चाल होती है, उस टाइप से उसके वॉकिंग या गेट मूवमेंट देखने को मिलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? अटेक्सिया बोलते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं लेट साइन की। तो लेट साइन कौन सा देखने को मिल सकता है एक चाइल्ड के अंदर? वो होगा हाइल श्रिल क्राई ड्यू टू पेन। पेन की वजह से बेबी तेज तेज रोने लगता है, ये लेट साइन देखने को मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो बेबी क्या होता है? तेज तेज हाई श्रिल साउंड में रोने लगता है। गॉट इट? अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन की, कि अपन किस तरीके से डायग्नोस करेंगे हाइड्रोसिफेलस से, कौन से टाइप का हाइड्रोसिफेलस एक्चुअली में हो चुका है। फर्स्ट वन CT स्कैन करते हैं, देन सेकंड वन करते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? ताकि हम पता लगा सके कि हाइड्रोसिफेलस कौन से टाइप का है। क्योंकि MRI और CT स्कैन से पता चलेगा कि कोई ब्लॉकेज तो प्रेजेंट नहीं है, जो CSF के फ्लो है वेंट्रिकल्स के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह या फिर नैरोइंग स्टेनोसिस तो नहीं हो चुका है। वो हम CT स्कैन और MRI के द्वारा ही पता लगा सकते हैं एंड उसके बाद हम परफॉर्म कर सकते हैं ट्रीटमेंट। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, कि हाइड्रोसिफिलस क्या होता है देख चुके हैं, किस तरीके से कोज होता है एंड किस तरीके से साइन सिम्टम क्रिएट हो सकते हैं एक इन्फेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं एंड किस टाइप से हम इसको इवालुएट करते हैं कि नॉन कम्युनिकेटिंग है या कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस हो चुका है CT स्कैन और MRI की सहायता से। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट क्या करेंगे। अब किसी को हाइड्रोसिफिलस हो चुका है, हमने सब कुछ पता लगा लिया, इवोल्यूशन भी कर लिए, अब उसका मैनेजमेंट क्या करना है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं अपन, मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। एंड मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ओनली पॉसिबल फॉर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस। जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो सिर्फ कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस के लिए पॉसिबल। अगर नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस है तो वहाँ पे क्या है, सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। मेडिकल मैनेजमेंट से काम चलने वाला नहीं है।
नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस नीड सर्जिकल मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ पे नैरोइंग या फिर ट्यूमर ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्जरी की हेल्प से ही सोल्व आउट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट कौन सा प्रोवाइड करते हैं। तो ग्लिसरॉल एंड डायूरेटिक देखते हैं, डायूरेटिक लाइक फ्यूरासेमाइड टू डिक्रीज सीएसएफ प्रोडक्शन। तो अब जैसा आप जानते हैं कम्युनिकेटिव में क्या होता है, प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डायूरेटिक और ग्लिसरॉल दे देंगे ताकि प्रोडक्शन कम हो पाए। ओके, नेक्स्ट वन मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं, गिव एसिटाजोलामाइड। अब एसिटाजोलामाइड देते क्यों, ताकि वे कोरोइड प्लेक्सेस के अंदर सोडियम के ट्रांसपोर्ट को रोक देती हैं और सीएसएफ का प्रोडक्शन कम करती हैं। ये एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर है जो डिक्रीज करती है सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट को एंड अक्रॉस द कोरोइडल एपिथेलियल एंड डिक्रीज सीएसएफ प्रोडक्शन। डोज की बात करते हैं तो डोज रहेगी इसमें 50 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। एक दिन में 1 किलो बॉडी वेट पे 50 mg एसिटाजोलामाइड प्रेस्क्राइब करते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की, कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, वेंट्रिकुलो एट्रियम शंट परफॉर्म करते हैं। अब वेंट्रिकुलो एट्रियम शंट क्या होता है, मेक शंट बिटवीन लेटरल वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम के बीच में शंट बनाते हैं। शंट का मतलब क्या होता है वो क्लियर कर देते हैं आपको। जैसे कि मान लो एक पाइप है ए एंड दूसरा पाइप है बी। अब ए पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है एंड बी पाइप से भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब हमें ए पाइप के फ्लूइड को बी पाइप में ट्रांसफ़र करना है। अब ट्रांसफ़र करने के लिए हम एक तीसरे पाइप लेते हैं जिसको ए से और बी की तरफ कनेक्ट कर देते हैं ताकि एक का जो फ्लूइड है वो बी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शंटिंग बोलते हैं। यानी कि कोई भी अदर ट्यूब वगैरह इंसर्ट करके किसी भी ऑर्गन या किसी पार्ट के फ्लूइड को दूसरे पार्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना। तो क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो चुका है, अब उस सीएसएफ को ड्रेन भी करना है, तो हम शंटिंग करके वेंट्रिकल के अंदर ट्यूब डालते हैं और उसे एट्रियम राइट एट्रियम से अटैच कर देते हैं ताकि वेंट्रिकल से वो सीएसएफ एट्रियम के अंदर ड्रेनेज हो जाए एंड वहाँ पे एक्यूमुलेशन है वो कम हो जाए। ओके, इस टाइप से वेंट्रिकुलो एट्रियम शंट परफॉर्म करते हैं। वेंट्रिकल के अंदर ट्यूब इंसर्ट करेंगे और एट्रियम में प्लेस कर देते हैं, सीएसएफ कहाँ पे ड्रेनेज हो जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। क्लियर। अब बात कर लेते हैं सेकंड मैनेजमेंट की। सेकंड सर्जिकल मैनेजमेंट होगा वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, यानी कि वेंट्रिकल और पेरिटोनियल कैविटी के बीच में शंट डालते हैं। यानी वेंट्रिकल से ट्यूब डालेंगे और उसको पेरिटोनियल कैविटी में प्लेस कर देंगे ताकि वेंट्रिकल से सीएसएफ पेरिटोनियल कैविटी में ड्रेन हो जाए। ओके, मेक शंट बिटवीन लेटरल वेंट्रिकल एंड पेरिटोनियम कैविटी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, थर्ड सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे और इस टाइप से आप देख सकते हैं कि किस टाइप से वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट परफॉर्म किया जाता है। ओके, अब थर्ड सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करने से पहले आपको दिखा देते हैं लाइव सिचुएशन की वेंट्रिकल्स के अंदर किस तरीके से शंटिंग परफॉर्म की जाती है। तो इस टाइप से हम शंटिंग ट्यूब ले लेते हैं ये एंड उसको लेटरल वेंट्रिकल के अंदर प्लेस करना है। सबसे पहले फैटी टिश्यू के द्वारा पेरिटोनियल कैविटी में प्लेस कर देते हैं एंड उसके बाद इससे एक ट्यूब अटैच करेंगे और उसके बाद इस ट्यूब को लेटरल वेंट्रिकल में इंसर्ट कर देते हैं ताकि ये पूरा सीएसएफ यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ड्रेनेज हो जाए और वहाँ पे प्रेशर कम हो जाए, हाइड्रोसिफिलस की कंडीशन ट्रीट हो जाए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे थर्ड ट्रीटमेंट की। तो थर्ड सर्जरी करते हैं, थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, यानी कि थर्ड वेंट्रिकल के अंदर क्या करेंगे, कट लगाएंगे या होल बनाते हैं। मेकिंग होल इन थर्ड वेंट्रिकल रूफ इफ ब्लॉकेज प्रेजेंट इन सेरेब्रल एक्वेडक्ट बाई पासिंग एंडोस्कोपिक थ्रो एन एंटीरियर फोंटाले। एंटीरियर फोंटाले के द्वारा हम एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं और जो थर्ड वेंट्रिकल की रूफ में क्या है एक होल बनाते हैं ताकि थर्ड वेंट्रिकल से सीधा सीएसएफ सबआर्किनोइड स्पेस में ड्रेन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच का जो वे था, जो रास्ता था, वहाँ पे सेरेब्रल एक्वेडक्ट के अंदर ब्लॉकेज हो चुका है, इसलिए थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में नहीं जा पा रहा है सीएसएफ। फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के बाद ही ड्रेन हो पाता है सबआर्किनोइड स्पेस में। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर डायरेक्ट होल बना देंगे जहाँ से थर्ड वेंट्रिकल से सीधा सबआर्किनोइड स्पेस में सीएसएफ का ड्रेनेज हो जाएगा। ओके, अब आपको दिखाते हैं किस टाइप से एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से एंडोस्कोप ले लेंगे, एंटीरियर फोंटाले से इंसर्ट करते हैं और रूफ के अंदर ओपनिंग बनाते हैं जिससे सीधा सीएसएफ सबआर्किनोइड स्पेस में ड्रेन हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ओके, तो इस टाइप से ही सर्जरी परफॉर्म की जाती है। अब बात कर लेते हैं हम कि कौन कौन से नर्सिंग अलर्ट हैं जो सर्जरी से पहले परफॉर्म करने चाहिए। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग अलर्ट की बात कर लेते हैं। एज ए नर्स अपना काम क्या होगा, प्लेस द पेशेंट ऑन एग या सॉफ्ट मैट्रेस पे प्लेस करना है पेशेंट को, क्योंकि सर्जरी के बाद लंबे समय तक पेशेंट के मूवमेंट वगैरह रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं
और प्रेशर अल्सर क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। तो एग मैट्रेस या सॉफ्ट मैट्रेस का यूज़ लेना है, पिलो वगैरह प्लेस करना है उसके हेड या जो बोनी प्रोमिनेंस है उनके नीचे, ताकि प्रेशर अल्सर से प्रिवेंट किया जा सके। एंड सेकंड वन है एक्सप्लेन अबाउट सर्जरी, सर्जरी के बारे में बताएंगे ताकि उस स्ट्रेस वगैरह ना ले। एंड थर्ड वन गिव एनेस्थेशिया टू अवॉइड सर्जिकल पेन, एनेस्थेशिया प्रोवाइड करते हैं, मेन रूप से जनरल एनेस्थेशिया देते हैं ताकि पेन वगैरह फील ना हो पेशेंट को। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, संटिंग वगैरह कर दिए, सर्जरी वगैरह परफॉर्म कर दिए, उसके बाद नर्सिंग अलर्ट क्या रखने, तो पेशेंट को अनऑपरेटिव साइड में प्लेस करते हैं, यानी कि जैसे कि राइट साइड की तरफ से इंसर्ट किए ट्यूब तो लेफ्ट साइड की ओर पोजीशन देंगे, अनऑपरेटिव साइड की तरफ प्लेस करते हैं। अगर आईसीपी इंक्रीज हो चुका है तो पोजीशन क्या रखेंगे, अगर पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज हो रखा है बहुत ज़्यादा तो पेशेंट को एलिवेट रखेंगे, जो हेड है उसको 30 डिग्री के लगभग, ताकि जो ड्रेनेज हो सके सीएसएफ का जल्दी से जल्दी, एंड ब्लड सप्लाई कम हो, ब्लड सप्लाई कम होगा तो सीएसएफ का प्रोडक्शन भी कम ही होगा, एंड जो ड्रेनेज है वो भी बढ़ सके सीएसएफ का, अगर आईसीपी इंक्रीज है तो। अगर आईसीपी नॉर्मल है तो कौन सी पोजीशन देंगे, नॉर्मल फ्लैट पोजीशन में रखते हैं, एलिवेट नहीं करेंगे, 0 डिग्री भी पे रखेंगे बेड को। ओके, नेक्स्ट नर्सिंग अलर्ट की बात कर रहे थे, मॉनिटर फॉर इंक्रीज आईसीपी, अगर इंक्रीज आईसीपी के लिए मॉनिटर करते रहना टाइम टू टाइम, क्योंकि जैसे संटिंग वगैरह ब्लॉकेज हो जाती है तो फ्लूइड क्या होगा, जो सीएसएफ ड्रेनेज नहीं होगा और वहीं पे और ज़्यादा अक्यूमुलेट होने से सीएस आईसीपी बढ़ सकता है, तो उसके लिए चेक करते रहना है ताकि हमें ये भी पता लग सके कि जो संटिंग की है वो एक्चुअली में सही तरीके से काम भी कर पा रही नहीं कर पा रही है। अगर आईसीपी बढ़ रहा है मतलब वो सही तरीके से अपना काम परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, आईसीपी के साइन सिम्टम की बात करते हैं, हेडेक, वोमिटिंग विदाउट नोजिया, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर इस टाइप के साइन देखने को मिल रहे हैं मतलब किसको इंडिकेट करेगा, आईसीपी इंक्रीज हो रहा है पेशेंट के अंदर। ओके, और एचसीपी को तुरंत नोटिफाई करना है अगर ऐसा देखने को मिलता है तो। अब बात करते हैं थर्ड की, तो चेक फॉर संट फेलियर, संट फेलियर के लिए चेक करते हैं क्योंकि आईसीपी वगैरह में देख लेते हैं और उसके अंदर चेक करते हैं विजुअलाइजेशन के द्वारा भी या फिर अदर मेथड के द्वारा संटिंग अच्छी तरीके से परफॉर्म हो पा रही है नहीं हो पा रही है, या डिसलोकेट चुका है जो संटिंग ट्यूब हमने इंसर्ट किए वो, उसको चेक करते रहना है। इफ पेशेंट परसिस्टेंट हेडेक, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, अगर परसिस्टेंट लगातार हेडेक हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, ड्राउजीनेस हो रहा है पेशेंट को, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, संट सिस्टम अच्छी तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। ओके, अब फोर्थ नर्सिंग अलर्ट की बात करते हैं, प्रिवेंट द वुंड और स्यूचर साइट फ्रॉम वाटर कॉन्टैक्ट, वाटर कॉन्टैक्ट से जो स्यूचरिंग के जहाँ से अपन ट्यूब इंसर्ट करते हैं वहाँ ओपनिंग बनाते हैं, उसके बाद वापस उसकी स्यूचरिंग परफॉर्म की जा सकती है ताकि बाहर से डस्ट वगैरह अंदर ना जाए और इन्फेक्शन ना हो, तो उसे वाटर के कॉन्टैक्ट से बचा के रखना है क्योंकि वाटर जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अलर्ट की बात करते हैं, डोंट पुश द पार्ट ऑप्शन, जो संट किया गया जो संटिंग ट्यूब है उसको इधर उधर पुश नहीं करना है वरना वो डिसलोकेट हो सकती है और पूरा सर्जरी है वो फेल हो सकती है। ओके, सो टुडेज सेशन इज ओवर एंड तब तक के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।